अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में इंतहाई मोतबर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मुख्तसरन भी अगर मैं तारुफ करूं तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, मीडिया कमेंटेटर और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उसकी इंतहाई वोकल और प्रोग्रेसिव शख्सियत। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइए, कराची कैसा लगा आना? कराची में आपका ये मुख्तसरन दौरा, लेकिन उस पर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। खौफ आता है कराची आकर। क्यों खौफ आता है? ये मेरा अपना शहर है, मैं इसको पहचान नहीं सकता हूँ। मेरी पैदाइश यहीं पर हुई, 18-19 साल तक मैं यहीं पला बढ़ा, फिर बाद में इस्लामाबाद चला गया। अब इस्लामाबाद तो जब आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आप चले गए छोड़ के कराची? भाई ऐसे है ना कि शहर गंदा हो गया। आबादी मेरी पैदाइश के वक्त 1 मिलियन थी, यानी कि 10 लाख थी। अब ये 2.5 करोड़ हो गई है, यानी कि 25 गुना बढ़ गई है। 2.5 करोड़ तो वो है जो आपको बताया जा रहा है, जो वरना तो ये 3 करोड़ के करीब है जो कि गिना जा रहा है सेंसस में। वो तकरीबन 2.5 करोड़ है। कराची के साथ ये भी तो बड़ा जुल्म है आपके शहर के साथ। तो चलिए, इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो इतना खूबसूरत शहर था, हर तरफ हरियाली थी, अब ये बदसूरत बिल्डिंगें हर तरफ बनी हुई हैं और किसी ने कोई खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा। जितनी पुरानी इमारतें थी उनको ढा दिया गया और बस ये मल्टी राइजेस बनते चले गए। लेकिन अलावा उसके इधर जो मैं देखता हूँ ट्रैफिक का हाल है, जो लोग दानिशतन ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते, कूड़ा फेंकते हैं, एक दूसरे पर थूकते हैं। क्या इंसान इधर रहते हैं अब के पता नहीं क्या चीज़ बन गई है इधर। आप इधर रहते हैं, आप मुझे बताएं कि क्यों ऐसे हो गया। मेरा अपना ख्याल ये कि जब आबादी बढ़ती है ना, और ये जानवरों के साथ देखा गया, जो एक दूसरे के साथ बहुत अमन अमान के साथ रहते हैं, लेकिन जब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती किसी एक जगह पे, तो फिर छीना झपटी शुरू हो। देखें, अर्बनाइजेशन हुई, ये तो आप मानते हैं ना कि देहात से और दूसरी जगहों से कराची, और कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, तो उस आप समझ लें कि जो अर्बन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की हिजरत हुई, और उसके बाद उस शहर को उस तरह से गिना नहीं गया, क्योंकि जब मरदमशुमारी की बात करते हैं तो आप फिर वहाँ पे इंतज़ामी मामलात को देखते हैं। लेकिन मसला ये कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की जगह हमेशा पॉलिटिकली देखा गया। ये सबसे बड़ा मसला है कराची। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को देखिए। वो पाकिस्तान जो तकसीम के वक्त जिसकी आबादी 2.8 करोड़ थी, अब 25 करोड़ हो गई ना। तो अब इसका मतलब ये कि उस पाकिस्तान को अब ज्यादा सूबों में तोड़ने की जरूरत है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक है, लसानी बुनियाद पे नहीं, लसानी बुनियाद पे नहीं, इंतजामी बुनियाद पर। लेकिन जहां आप लोगों की ज़रूरियात का बंदोबस्त माकूल तरीके से कर सकें, तो ऐसे होता है। दुनिया में हर जगह होता है। इंडिया में जहाँ कितनी रियासतें थीं, 12-13 थी, अब 27 हो गई, 28 हो गई। तो उधर अगर ज्यादा सूबे बन सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात है। ये आप अपने माजी की बात की। परवेज़ हुद भाई जो हैं वो अगले 15-20 साल बाद पाकिस्तान को विद पॉपुलेशन रेट 2.5% पर एनम जो हमारा बढ़ रहा है, उसमें क्या देखते हैं फिर? भाई बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मुल्क जिसमें 3 करोड़ एक बॉम्ब आप समझ लें, बॉम्ब जो फट रहा है। और अब जब पाकिस्तान के 100 साल पूरे होंगे तो उसकी आबादी 40 करोड़ होगी। अच्छा, उसके 25 साल बाद 80 करोड़ होगी, 160, 320, और सिर्फ 5 जनरेशन्स के अंदर, या 5.5 या 6 जनरेशन्स के अंदर जितनी आबादी पूरी दुनिया की है वो पाकिस्तान के बराबर की होगी। यानी कि इधर से सिर्फ पैदा ही होते रहेंगे, इसमें जाएंगे नहीं लोग दुनिया से। कीड़े मकोड़ों की तरह हम पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे और एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे। और ये सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हम बेधड़क बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ा मसला वाज़े है, बम है। ये न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक। आ जाते हैं जरा और चीजों पे। 77 साल बाद भी हमारा अलमिया ये है कि ना एक मजबूत मुल्क बन सके, ना एक मजबूत कौम बन सके।
آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بنیادی وجوہات اس کی کیا ہیں, پھر ان کے اوپر ذرا جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں. بات تو سن 71 میں واضح ہو گئی کہ ہمیں صرف وہ چیز جوڑ کے رکھ سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہ سکیں, ایک دوسرے سے پیار کر سکیں. اب اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ کوئی حکمران صوبہ ہو, حکمران صوبہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک, سارے صوبے برابر ہیں. جب ہم ایک دوسرے کی زبانوں کی قدر کریں گے, ان کی عزت کریں گے, جب ہم پاکستان کے تمام شہریوں کو ایک سمجھیں گے, بھائی جس کا NIC ہے, جس کا ہرا پاسپورٹ ہے, اس کو برابر کے حقوق دیجئے, خواہ وہ مسلمان سنی ہو, مسلمان شیعہ ہو, مسلمان اسماعیلی ہو یا مسلمان ہو ہی نہ, خواہ وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, پاکستانی اس کو کنسیڈر نہ مسلک کا فرق آنا چاہیے, نہ مذہب کا فرق آنا چاہیے. جب پاکستان سب کے لیے ہوگا تو ہم پھر خوشی خوشی رہ سکیں گے. ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ جناب صوبوں کے اوپر آپ نے بات کی, یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں ہوتی ہے مساوات کی بات, وہ ہم دیکھتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب بن رہی ہوتی ہے نا, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جو چھوٹا صوبہ ہے وہاں سے ایک وزارت دے دی جائے, نگراں وزیر اعظم وہاں سے آ جائے, تاکہ ہم ایکویلٹی کا ایک وہ, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی ہے وہاں پہ ہم چھوٹے صوبوں کو ذرا ایک بڑی شخصیت لا کے رکھتے, پھر جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے پھر وہی بندر بانٹ ہوتی ہے. ہاں, لیکن دیکھیے ایک چیز نہیں بدلتی. آپ کبھی مستونگ جائیں, گوادر جائیں, بلوچستان کے کسی علاقے میں جائیں, یا آپ گلگت بلتستان جائیں, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں, کنزا سے آ رہا ہوں. احساس محرومی ان کی, احساس محرومی, اور آپ کو پتہ ہے کہ باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو بڑے فیصلے کرتے ہیں, اور وہ یہ مقامی لوگ نہیں ہیں. گو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جیسا کہ آپ نے بتایا وہ ادھر کے بھی ہو سکتے ہیں, ادھر سندھ کے بھی ہو سکتے ہیں, بلوچستان کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جمالی صاحب کو لے آئے تو ذرا چھوٹا صوبہ جو ہے تھوڑا سا خوش ہو جائے گا, یا پھر کسی اور کو لے آئیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. اور چھوٹے صوبے کے نام سے مجھے چڑ ہے. ارے بھائی چھوٹے سے مطلب کیا, بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ پنجاب سے زیادہ ہے, مگر اس پر حکمرانی کون کر رہا ہے, پنجاب کر رہا. تو پھر یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. اگر ہمیں قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے تو بھائی پہلے سب سے آپ عزت کریں دوسروں کی, آپ ان کی زبانوں کو قبول کریں. ادھر کیوں اردو چلتی ہے صرف, کیوں اردو کو سرکاری زبان بنایا؟ انڈیا میں تو ایسے نہیں ہے. انڈیا میں آپ کو پتہ نہیں اس کی 32 تو زبانیں, 32 نہیں اسٹیٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ, لیکن ہر ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زبان کا انتخاب کرے, ساتھ ساتھ ہندی, ساتھ ساتھ انگلش. لیکن یہاں ایسے کیوں نہیں ہے؟ یہاں شینا کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, بلوچی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, براہوئی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے, کیوں نہیں؟ اٹس اوکے. اچھا, اب پڑھانے سے اب ذرا, کیونکہ آپ نے بہت کام, آپ کی شخصیت آپ کا رہا جو ایجوکیشن کے حوالے سے, آ جاتے ہیں پاکستان کا جو اس وقت تعلیمی نظام ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ پورے تعلیمی نظام کا جو آبجیکٹو ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ کہ دماغ سن ہو جائے, کہ آپ سوال نہ کر سکیں, آپ ایسے مسائل نہ اٹھا سکیں کہ اہل اقتدار کو اس سے خطرہ لاحق ہو. لہٰذا یہ ایک ہم کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے کہ ہم سو جائیں, اور اسی لیے ہمارا نصاب اسی حوالے سے تیار کیا گیا ہے. اسی لیے جو ہمارا نظام امتحان ہے, امتحانات ہے, وہ دماغ کو سلانے کے لیے ہے, یہاں رٹو طوطے بنانے کے لیے ہے. نتیجہ یہ کہ جو اس اسکول سے, اس یونیورسٹی سے, کالج سے فارغ ہو کر نکلتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے, لیکن جس کی کوئی وقت نہیں, جس کی کوئی مانگ نہیں دنیا میں. تو اسی لیے ہمارے نوجوان بیچارے مارے پھرتے, نوکری کوئی نہیں دیتا کیونکہ ان کو کچھ آتا نہیں. اب اگر آتا نہیں ہے تو پھر اس میں ان کے اساتذہ جو ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ اگر آتا نہیں ہے تو بھائی پروفیسرز ہیں, اب ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, آپ یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کریں, کالجز کے حوالے سے بات کریں, وہاں جو پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی اقدار اور اپنا سوچ اور اپنی وہ کیا ہے, اس کے اوپر آ جائیں ڈاکٹر صاحب. اور بالکل اقدار کی بات ہم بعد میں کریں گے, لیکن جو ان کی قابلیت ہے اس کا آپ یوں اندازہ لگائیے, جو میرا تجربہ رہا ہے, اور میں نے 47 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا. جی,
47 तो और फिर एफसी कॉलेज और लम्स वगैरह में भी, और जगह जगह मैं अब कॉलेजेस में जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि वाकई ऑन द ग्राउंड क्या सूरत है। अच्छा, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर फिज़िक्स मैथमेटिक्स के हवाले से मैं बताऊँगा, अगर आप उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम दें ना IITs का, तो 100 में से शायद 5 को भी दाखिला ना मिल सके इंडिया के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। अब जब ये सूरत हाल होगी, जाहिर है कि जब वो पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह के भूखे हैं, अपने मजमून से नाबलद हैं। चलिए, इसका कसूर उनका नहीं, लेकिन जिस वजह से मैं उनको कसूरवार ठहराता हूँ, वो अपने मजमून से प्यार नहीं करते। अब देखिए, आपने हाल में दौरा किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, किस तरह का माहौल लगा, क्या देखा आपने? मुझे लगा कि मैं जेल पहुंचाऊं। क्यों भाई, खैरियत? ऐसा क्या? इसलिए कि ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की हैं, उसके ऊपर खारदार तार, एक डिपार्टमेंट को दूसरे से जुदा किया हुआ है। भाई, इधर दहशतगर्द नहीं होते, उधर स्टूडेंट्स होते। खुदा रहा, ये एक यूनिवर्सिटी का माहौल पैदा कीजिए। और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि और यूनिवर्सिटियों में है, एफसी कॉलेज में है, एफसी कॉलेज में कदरे कम है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में है, और हर यूनिवर्सिटी में एक खौफ है। किस चीज़ का खौफ है मुझे नहीं पता। स्टूडेंट्स से डरते हैं। भाई, अगर आपने स्टूडेंट्स को ये माहौल दिया, खौफ का माहौल दिया, तो वो खुद बड़े खौफनाक निकलेंगे, और निकल रहे हैं। नहीं तो उसका रैशनल क्या है? क्यों ऐसा खौफ का माहौल, क्या वजह है? आपने पूछा नहीं किसी से? मैंने वाइस चांसलर से पूछा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं इधर। मैंने जब पढ़ाया तो ये खुली यूनिवर्सिटी थी। हाँ। सन 73 में जब मैं लेक्चरर के तौर पर वहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो एक इंतहाई खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी से मालामाल यूनिवर्सिटी थी, और अब मुझे लगता है जेल है। तो उसने कहा कि जी देखें ना, ऐसे कि ये मेरे वक्त से पहले हुआ। मैंने कहा कि आप 3 साल पहले आए, तो ये कुछ तो आपके होते हुए हुआ, कुछ उससे पहले हुआ था, मगर इनको तोड़ दीजिए, ये दीवारें तोड़ दीजिए। मगर पता क्या, ये वाइस चांसलर का कसूर नहीं है, ये उधर की फैकल्टी का है, जिनको बस एक ही चीज़ का शौक़ है, पढ़ाने शढ़ाने का कुछ नहीं है शौक़। वो कहते हैं कि हमें पावर दो, ठेके दो कि हम ये दीवारें बनवाएं। और ये हर तरफ यही माहौल है? हर तरफ यही माहौल है। इक्का दुक्का आपको कहीं कहीं कोई अच्छा प्रोफेसर मिलेगा, अच्छे से मतलब ये जो अपने मजमून को पढ़ता है, शौक़ से पढ़ता है, शौक़ से पढ़ाता है, जो अपनी काबिलियत की बिना पर अपने स्टूडेंट्स में पसंद किया जाता है। बाकी जो है वो आकर वक्त ज़ाया करते हैं स्टूडेंट्स का। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर आप इनको बंद भी कर देना तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हाँ, बहुत दुख होता है मुझे ये कहकर, लेकिन जो मेयार है वहाँ पर आप देख लीजिए, टोटली कमर्शियलिज्म। फिर तो यही कहेंगे ना, मुनाफा नहीं। मैं कमर्शियलिज्म का लफ्ज़ इसमें गलत है। देखिए, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी मकसद ये होता है कि आप मार्केट के लिए अपने ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट्स जाकर कुछ अपना कमाल तो दिखाते हैं ना, ख्वाब वो हो। तो ब्रेन ड्रेन तो यहाँ से भी हो रहा है ना सर। बड़ा पुराना लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ये 1950s और 60s का लफ्ज़ है, ब्रेन ड्रेन। पहले तो ब्रेन्स होते थे ना ड्रेन होने के लिए, अब तो आपको पता है पिछले साल सिर्फ ड्रेन है। 80% जो वर्क वीज़ाज जारी कर दिए गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो ड्राइवरी के वीज़े थे। यानी कि हम जाकर अरबों के खिदमतगार बनते हैं, वो उधर झाड़ू पोछा करते हैं, उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल की जॉब्स होती हैं, मैनेजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सारे जो है वो इंडियंस ले जाते हैं, या फिलिपीन, किसी हद तक बांग्लादेशी आ जाते हैं। पाकिस्तानी तो बिल्कुल अब लो लेवल का काम करने लगे हैं बाहर की दुनिया में। एक छोटे से वीडियो परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, हमारे साथ परवेज़ हुद भाई मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा।
वेलकम बैक। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब वो जो ब्रेन ड्रेन वाली बात हो रही थी तो उसमें ये कहा ये भी जाता है कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो हमारी हर साल 40 लाख के करीब लेबर फोर्स के अंदर जॉब मार्केट के अंदर लोग आते हैं और उसमें उसका भी सिर्फ 40% या 30% हार्डली जो है उनको जॉब मिल पाती है। तो ब्रेन ड्रेन वहाँ पर होता है कि जहाँ पे उनको अपने मौके ना मिल रहे हों या बाहर उनकी ज़्यादा डिमांड हो। पाकिस्तान में वैसे एक्सेस में बेचारे ग्रेजुएट्स हमारे करीम चला रहे हैं, फूड पांडा और दीगर जॉब्स कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसे? हाँ, देखकर बड़ा दुख होता है और मेरा राब्ता है ऐसे नौजवानों से यूनिवर्सिटियों में और यूनिवर्सिटी के बाहर भी, और एक नाउमीदी सी दिखाई देती है और हर नौजवान की ये कोशिश है कि वो किसी तरह से मुल्क से भाग जाए। मैं कहता हूँ भाई देखो, ये तुम्हारा हक बनता है, तुम जाओ बेशक, लेकिन खुदा के वास्ते ये एजेंटों के हथे न चढ़ जाओ। ये तुम्हें किसी जहाज में बिठा देंगे, वो आगे जाके डूब जाएगा। बिल्कुल। और सैकड़ों क्या हजारों में पाकिस्तानी इस तरह से डूब कर मर गए हैं। अब वो कहते हैं कि सर मगर फिर हम करें क्या? मैं कहता हूँ देखो, एक तो ये कि तुम्हारी अपनी जो कुदरती ज़हानत है उसको बुरुए कार लाओ जाओ, तुम कोई ऐसी चीज़ सीखो जिसकी मांग हो, मार्केट में मांग हो, और इंटरनेट से आजकल बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और यही काम अब आप देखें चाइना में जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, वो कॉलेज से निकलते हैं या कॉलेज भी नहीं पढ़ते, दे मेक सम न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट। कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसकी मांग है, जो बिकती है, तो जाओ ऐसी कोई चीज़ करो। अच्छा नहीं कर सकते हो तो जो उसके बाद ऑप्शन है, नाउमीदी इंसान को तबाह करती है। बिल्कुल। उससे मायूसी के खड्डे में ना गिरो। आप चाइना की बात कर रहे हैं, चले वहाँ कुछ जाते हैं पाकिस्तान में, और हमारे यहाँ क्या है कि वो टिकटॉक बना ली, सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ कर लिया, तो हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया का वो यूज़ भी नहीं है ना सर। हाँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ तो इसमें वो जिद्दत पैदा कर रहे हैं। ठीक, यानी टनल की दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही है आपको। मैं समझता हूँ कि जिसको कुदरत ने एक दिमाग दिया है ना, जहन दिया है, वो फिर जिद्दत पैदा करता है। उसके पास जो कुछ भी हो, चलिए टिकटॉक ही सही, लेकिन उस टिकटॉक के अंदर भी वो अगर कोई ऐसी चीज़ बनाए तो कंटेंट उसका डिपेंड करता है। हाँ, तो फिर आप कमल गुजर बसर तो आपका हो ही जाएगा। अच्छी बात है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं कि जनाब अब बॉटम आउट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता, तो अब इनकलाब आएगा। ये इनकलाब की जो बात की जाती है, वो इनकलाब कैसे आता है? क्या हम इनकलाब लाने वाली कौम हैं मिन हैसुल कौम? हाँ, मुझे खौफ है कि इनकलाब शायद आ ही जाए और वो तालिबान का इनकलाब इधर आ जाए। मैं देखता हूँ कि उस सोच का तालिबान सोच का, और मैं ये देखता हूँ कि ये बेचारे जो मदरसे से फारिग होते हैं, इन्हें दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं। इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि हम राह से भटके हुए हैं, और राह पर लाने का वो तरीक़ा है जो तालिबान का है या दाइश का है। तो मैं इनकलाब से तो बहुत डरता हूँ। खुदा ना करे कि इधर ऐसा इनकलाब आए, और अगर आया तो हम अफ़गानिस्तान बन जाएंगे, और वो कोई अच्छा मकाम नहीं। एक सोच तो आई थी ना उसको बैलेंस करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से कि जनाब मदारिस जो हैं वो ये इल्म भी पढ़ाएं, और यहाँ वाले जो है ये सब कोशिश की गई थी। फिर वो रह गया मेरा कि मैं तबक़ाती निज़ाम तालीम के ऊपर भी आपसे बात करना चाह रहा था कि उसी को एटपार लाने के लिए, एक बैलेंस आउट करने के लिए कोशिश की जा रही थी। वो कोशिश, वो सोच क्या थी, और अब हम कहाँ खड़े? चलें। अच्छा, सोच क्या थी, मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बताता हूँ। तो मुझे सिंध का इतना पता नहीं, लेकिन पंजाब में जगह जगह स्कूलों पर पहरे बिठाए गए हैं, पुलिस और मैजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद होते हैं कि क्या सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल हो रहा है कि नहीं, क्या नाजरा हो रहा है कि नहीं, और सही तजवीद के साथ हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये तो जो निचले तबके के स्कूल हैं वहाँ पर। अच्छा, आप ज़रा दूसरे लेवल पर जाएं, बीकन हाउस जाएं, HSN कॉलेज जाएं, सिटी स्कूल वगैरह, उधर इस तरह का कुछ नहीं। उधर तो वैसे ही हिसाब चल रहा है जैसा कि सिंगल नेशनल करिकुलम से पहले चलता था। अब
دیکھیے بنیادی مقصد اس واحد قومی نصاب کا یہ تھا کہ جو مدارس کا نصاب ہے سو عام اسکولوں کا نصاب ہونا چاہیے، دونوں کو برابر لانے کے لیے۔ اسکولوں سے تو یہ منوا لیا گیا ڈنڈے کے زور سے، لیکن مدارس سے تو یہ نہیں منوا سکے کہ ادھر سائنس اور ریاضی اور یہ تمام چیزیں پڑھائی جائے۔ ویسے بھی ان میں کوئی ادھر پڑھانا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیچرز ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سوچ بھی نہیں۔ کبھی ان مدارس کے اندر سائنس اپنے اصل معنی اور مقصد سے پڑھائی نہیں جا سکتی۔ نہیں، لیکن ایک جگہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں جو فزکس جہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، وہ بھی مذہبی رجحان والی انداز میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ایسے کہ اس کے نتیجے میں سائنس کا بالکل غلط تصور طالب علموں کے دماغوں میں ڈالا جاتا۔ سائنس بنیادی طور پر حقائق کا ڈھیر نہیں ہے، وہ ایک طرز فکر ہے جو صرف تجربے اور منطق اور مشاہدے کو قبول کرتی ہے۔ اس میں کوئی ماورائی طاقت وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فزکس، میتھمیٹکس اسی طرح سے سنگاپور اور امریکہ اور فن لینڈ اور انڈیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور چین میں جہاں دیکھیں، ہم تو اس کو ایک اور طریقے سے پڑھاتے ہیں جو بالکل بے مقصد اور بے معنی ہیں۔ تو آپ بے شک یہاں جتنی ڈگریاں دیں، جتنی سندیں دیں، وہ سائنس نہیں ہے جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تھاٹ پروسیس چینج کیسے ہوگا بھی یا نہیں؟ ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے؟ اگر چلتے رہے تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے۔ اور دیکھیے مجھے خیر پاکستان تو سب سے پیچھے نہیں ہے، افغانستان ہم سے تھوڑا سا اور پیچھے ہے، لیکن پاکستان دنیا کے پسماندہ ملکوں میں اب شمار ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا فکری لحاظ سے اور تعلیمی معیار کے لحاظ سے۔ آپ ہمارے بچوں کا مقابلہ کیجئے باہر کے بچوں کے ساتھ، اور زمین اور آسمان کا فرق آپ کو دکھائی دے گا ان کی علمی سطح پر، جس طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا سے ہم بہت نیچے پہنچ چکے ہیں۔ پرویز ہود بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس میں اگر ہم نے ساری باتیں کی، لیکن اپنے پولیٹیکل ایلیٹ کے حوالے سے بات نہیں کیا، ہماری جو سیاسی روش ہے، سیاسی جماعتیں، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پولرائزڈ معاشرہ ہے پاکستان میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شعور کے نام پر ایک ہنگامہ بپا ہے۔ تو ہماری سیاسی جماعتوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے جوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، ان کے ساتھ وعدے کر کے، مطلب ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا وہ قصوروار نہیں ہیں؟ میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ 100% قصوروار ٹھہرائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے یہ انتخابات سے پہلے، پچھلے سال کے انتخابات سے پہلے، کیا آپ نے کسی پارٹی کا منشور دیکھا تھا؟ بالکل لاسٹ آخری 10-12 دنوں میں وہ بھی سب بالکل ایسے ہی خانہ پوری اور وعدے بھی کیا، 200 یونٹ بجلی فری، 300 یونٹ بجلی فری۔ اب دیکھیں نا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بل لے کے۔ ہاں، تو اس لیے کہ یہ تمام سیاستدان اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ طاقت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ عام لوگوں کی خدمت کیا ہے؟ عام لوگوں کو تو یہ کچرے کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسی جمہوریت چاہیے جس میں لوگوں کی آواز ہو، اور آواز یہ کہ ہمیں چلیے سڑک چاہیے، ادھر بجلی چاہیے، ادھر گندے پانی کا نکاس چاہیے، ادھر صاف ہوا چاہیے، جو ضروریات زندگی ہے اس کے گرد ہماری پارٹیوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے کہا نا، آخری دنوں میں کچھ
दो चार उन्होंने शिकें डाल दी उसमें और कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा और झूठ। ये सड़कें भी जब बनती हैं तो आप समझ जाएं कि जनाब या तो बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आती है। अदरवाइज कराची भी आपने देखा होगा, आप खुद इनिशियली आपने हाँ, मैं तो बहुत ही मायूस हूँ कराची से। लेकिन देखिए कराची को और पूरे पाकिस्तान को बेहतर करने का पहला कदम, ये आखिरी कदम नहीं होगा, पहला कदम कि आप उसको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तोड़ें, उधर फिर बल्दियाती लेवल पर इंतखाबात हों। आप जानते हैं अपने मोहल्ले में कौन क्या कर सकता है, उसको फिर लॉबिंग करनी पड़ेगी। और सर उसके बाद उससे पहले, क्योंकि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको आप इख्तियारात और वसाइल उतने दें, नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसको वो इख्तियारात माली वसाइल वहाँ पर हों तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल। और जो 18वीं तरमीम है उसमें आप मजीद जान डालें। 18वीं क्या, ये 36वीं तरमीम होनी चाहिए। अभी तो हम 27वीं के ऊपर पूरी सियासत, पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो 26-27 में आईनी तरमीम के गिर्द है। तो देखिए बुनियादी बात ये है, अगर वो शख्स काम करने वाला है और मोतबर है, मैं उसको वोट दूंगा। अच्छा, अगर उसने वो काम नहीं किया तो अगली दफ़ा मैं उसको नहीं दूंगा। तो हर 3 साल बाद 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे उसको अपने वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। और चूंकि कम्युनिटी छोटी होगी, ये नहीं कि कौमी सतह पे, लेकिन चलिए अगर पाकिस्तान को 26, 27, 28, 70 टुकड़ों में इस तरह से तकसीम किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर, अगेन वो जो टुकड़ों वाला लफ्ज है ना सर, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर आप यूनिट्स बनाएं। सूबों क्या, कराची इतना बड़ा शहर जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन उसमें, और इंतजामी बुनियाद पे आप जाके देख लें कि क्या इस वक्त मामलात हैं यहाँ पर। आप कराची की बात कर रहे हैं तो बार बार मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो जालिम मुल्क इसराइल, उसकी आबादी 8 मिलियन है। कराची की आप क्या बता रहे हैं 25-30 मिलियन है। हाँ, यानी कि आप 3 या 4 इसराइल एक छोटे कराची के अंदर डाल सकते हैं। 8-10 तो दुबई डाल सकते हैं, 8-10 तो दुबई डाल सकते हैं कराची के अंदर। दुबई तो तेल की बदौलत इतना बड़ा बन सका ना, लेकिन वो अपने दिमागों के इस्तेमाल से, अपनी ज़हानत की वजह से इतने बड़े बन गए। जालिम ही सही, लेकिन बड़े तो बन गए। पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। और जो गज़ा में हो रहा है, मेरा तो दिल रोता है। लेकिन फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि उनकी क्या ताकत, उनकी ताकत का सरचश्मा क्या, और वो है अक्ल, साइंस, तजर्बा, मुशाहिदा। वो चीज़ है जिससे उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। वो यहूद मत की बात उन्होंने पीछे कर दी हुई है। हाँ, वो कहते हैं कि हम नज़रियाती मुल्क है, लेकिन नज़रिया उनका सिर्फ ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को बचाना है। लेकिन ये नहीं कि वो पुराने अपने तौर तरीक़े अब इसराइल के लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। एक छोटा सा उधर फ़िरका है जो ये करता है, लेकिन उसका कोई इतना असर नहीं है। ठीक है सर, लास्ट ये जानना चाहूँगा कि हम जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो आखिरी बात पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और वही हमारी डिफेंस लाइन है। हम कभी भी किसी की बात होती है, आप इजराइल के, पैलेस्टाइन के हवाले से, ईरान के हवाले से, शाम के हवाले से बात करें तो एक हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एक डेटरेंट है वो आपका न्यूक्लियर स्टेट होना है। परवेज़ हुद भाई साहब, आप जो हैं एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी हैं, लेकिन एक ज़माने में एक एंटी न्यूक्लियर कैंपेन कह लें या आप उस सोच के हामिल थे, तो वो क्या था मामला? थे नहीं, हूँ, अभी भी हैं? अब भी हूँ। क्यों? और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 40 साल से जो मैं कहता आया हूँ सो अब भी कहूँगा, और जो थोड़ा सा वक्त रह गया मैं कहता रहूँगा। एक और चीज़ कि ये जो पॉलिटिकल अशराफिया है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इस सोच के साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो लैंडस्केप है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और एक जो प्रोग्रेसिव सोच आनी चाहिए इन सियासी जमाती, ये तो फिर महकूम बात है ना, अपनी रियाया को अपनी अपनी पार्टीज़ के ज़रिए, अपने वोट बैंक के ज़रिए।
ये चेंज तो कभी नहीं आएगा। हाँ, तो जो सियासी और एस्टैब्लिशमेंट का तबका है उनमें तो कभी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनके शऊर, उनके फ़हम में तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है। आज वो तकाजा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और उनको अपने हुकूक का वक्त के साथ बेहतर अंदाज़ा हो रहा है। और जब ये शऊर एक सतह तक पहुँचेगा उस वक्त ये सारे छट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। जो मुखालिफिन हैं, जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें ये गर्दन से पकड़ कर कहेंगे कि ये मुल्क हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया जसहुद भाई आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।